केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में हमने कल क्या देखे? फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस मतलब क्या? कोई वाटर और जो वापिस से वो चीज बन सकती वो चेंज जो डिपेंड है टेम्परेचर और प्रेशर के पैरामीटर्स पे और जो रिवर्सिबल है, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। और केमिकल चेंज मतलब केमिकल चेंज मतलब टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट रहता नहीं रहता, उससे कोई नहीं, वो इरिवर्सिबल है ना, पहली बात, ठीक है। यही इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इरिवर्सिबल अगर कोई चेंज है तो वो रहेगा केमिकल चेंज, ठीक है। और टेम्परेचर जो भी रहेगा वो एज ए कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है हम कल के लेक्चर में देखेंगे उसको। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए अगर टेम्परेचर को यूज कर रहे तो वो केमिकल चेंज भी आएंगे, ठीक है। इसके बाद में अभी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन देखे थे ना हमने। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के 4 स्टेप्स थे। स्टेप नंबर 1 क्या था? जो वर्ड में है तो उसको केमिकल रिएक्शन करना, जो वर्ड में उसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है, जिसमें रिएक्टेंट्स में कुछ केमिकल फॉर्मूला वाले रिएक्टेंट्स रहेंगे और प्रोडक्ट में कुछ केमिकल फॉर्मूला वाले मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो रहेगा, वो एरो कहाँ से कहाँ रहेगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ना, हेड प्रोडक्ट की तरफ रहेगा और जो टेल रहेगा वो रिएक्टेंट की तरफ रहेगा, ठीक है। ऐसा देखे थे। सेकेंड स्टेप क्या थी? वो एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टेबल बना के लिखने के थे, उसको चेक करने का इक्वल है क्या नहीं। फिर स्टेप नंबर 3 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स है सबको पहले बैलेंस करना, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को छोड़ के, बोला ना मैंने कल वाटर बनाना पड़ता है इसलिए, वो छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स है सबको बैलेंस करने के बाद मल्टीप्लाइंग, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। स्टेप नंबर 4 बैलेंस होने के बाद में इक्वेशन को एज इट इज लिखने का। और स्टेप नंबर 3 में एक और एक चीज, जब दूसरे एलिमेंट्स बैलेंस हो जाएंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनबैलेंस रहेंगे तब वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बनते हैं उसके हिसाब से ऐड कर देंगे, ठीक है। कुछ रिएक्शंस ऐसे रहेंगे जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे तो हाइड्रोजन कितने बनेंगे? H2 गैस, ठीक है, वो, और O2 गैस कितने बनेंगे वो ऐड करने, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? आज हमको देखना है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। कौन कौन से हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले इनके एग्जांपल्स हम बुक में से लेंगे, है क्या चीज वो देख लेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल आई हैव हाफ सर्कल, क्या मेरे पास में हाफ सर्कल और एक स्क्वायर है, ठीक है। हाफ सर्कल और एक स्क्वायर है, दोनों को मिलाए तो क्या बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा, समझा? तो दो अगर रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट मिलके बना रहे एक ही प्रोडक्ट तो उसको बोलने का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A reaction in which two reactants combine to form a single product, it is called as combination reaction. क्लियर हो गया? उसके बाद में डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका उल्टा, ठीक है। मतलब ये ऐसा हाफ सर्कल और स्क्वायर का एक जो कंबाइंड फॉर्म है वो है हमारे पास में। अगर वो डिवाइड हो रहा हाफ सर्कल में और स्क्वायर में तो इसको बोलने का डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट एक रहना वो आगे चल के टूट जाना दो, उसको बोलने का डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट एक ही रहेगा और प्रोडक्ट दो रहेंगे, ठीक है। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट इज डिवाइडिंग इन टू प्रोडक्ट्स, इट इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मेरे पास में क्या है समझो,
ये प्रोडक्ट है सॉरी एक रिएक्टेंट है, ठीक है। हाफ सर्कल स्क्वायर वाला एक कंबाइंड फॉर्म है, उसके साथ में मेरे पास में एक ट्राइंगल है। क्या है? एक ट्राइंगल। समझ रहा? ट्राइंगल क्या करेगा, इस हाफ सर्कल को निकाल के ट्राइंगल उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। समझ रहा क्या? तो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा। तो फिर स्क्वायर को नहीं निकालेंगे, सिर्फ first स्क्वायर के पास जाके चिपक रहा हो? तो स्क्वायर को निकाल के हाफ सर्कल के पास में नहीं, मैंने क्या बोला, हाफ सर्कल को निकाल रहा और उसकी जगह पे जाके बैठ जा। आ गया? समझा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एलिमेंट रहेगा जो किसी कंपाउंड में से अपने जैसे किसी एलिमेंट को रिमूव करेगा और उसकी जगह पे जाके बैठ जाओ, ठीक है। क्लियर हुआ? ये जो एलिमेंट रहेगा जो जाके बैठ रहा वो हाईली रिएक्टिव मेटल रहेगा, और जो एलिमेंट निकल रहा वो लेस रिएक्टिव या लो रिएक्टिव रहेगा, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच more reactive element is taking a place of an element which has less reactivity. It is called as displacement reaction. Clear हुआ? तीनों समझे? डबल डिस्प्लेसमेंट इसके जैसा ही। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, ये एक प्रोडक्ट है ऐसा, सॉरी रिएक्टेंट है। हाफ सर्कल और स्क्वायर वाला एक रिएक्टेंट है, इसके साथ में ट्राइंगल और रेक्टेंगल वाला एक रिएक्टेंट, ठीक है। ये दो रिएक्टेंट्स है। क्लियर हुए? ये रिएक्टेंट का ट्राइंगल निकलेगा, इसके हाफ सर्कल की प्लेस पे जाएगा, और इसका हाफ सर्कल निकल के इसके ट्राइंगल की प्लेस पे आएगा, ठीक है। समझा? तो जो दो डायग्राम्स मिलेंगे, मतलब जो दो कंपाउंड मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे ना कुछ। समझा? इनमें जो भी ये दोनों एलिमेंट्स है, दो कंपाउंड के जो दो एलिमेंट है जो अपने एक दूसरे की जगह चेंज कर दें, तो वो दोनों भी एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी है तकरीबन सेम रहेगी, ठीक है। तकरीबन रिएक्टिविटी दोनों की सेम रहेगी। तो एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड इज टेकिंग अ प्लेस ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम अनदर कंपाउंड, and that compound is taking a place of first compound in another element to form two new products. It is called as, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या रहता, हटाना, हटाओ, ठीक है, हटाना रहता ना डिस्प्लेसमेंट का मतलब। तो ये क्या कर रहा है, इसको हटा दे रहा, ऐसा लात मारा तो ये उड़ के इधर जाएगा से। समझा? तो दो प्रोडक्ट ऐसे सेपरेट बन गए। क्लियर हो गया? चारों रिएक्शन समझ गए। अब हम एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। बोलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसमें? पास। NH3 हाँ G हाँ, उसके साथ में क्या है, plus HCl ठीक। हाँ सही। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। NH3 का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक। NH3 का नाम अमोनिया है और HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जो तुम लोग बोल रहे हैं ना यहाँ पे ब्रैकेट में G और इधर ब्रैकेट में G, तो वो रिएक्शन जो लिखने का मेथड है ना, उसमें डिस्कस कर चुके हो। यहाँ पे सिर्फ हमको ये जो प्रोसेस है वो समझना, ठीक है। ये दोनों मिलके अगर एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, दोनों मिलके एक ही प्रोडक्ट, तो क्या बना रहे हो, NH4Cl। एक नाइट्रोजन था, आ गया, 3 और 1 4 हाइड्रोजन से आ गए, 1 क्लोरीन था, आ गया। ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। समझिए ये वाली रिएक्शन, सब कंबाइन हो गए, एक मॉलिक्यूल बन गया और वो बना अमोनियम क्लोराइड। दो रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक रिएक्टेंट मिला, इसलिए ये हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, स्किच। C12H22 इसकी चलिए, इसकी
2mg plus 2mg plus O2. टू एम जी प्लस O2. O2 है ना? हाँ ठीक है। देखो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करना है। क्या करना है? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करना है, तो बनाएगा। लेकिन ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता, वो हमेशा O2 के फॉर्म में रहेंगे, ऑक्सीजन गैस जो रहेंगे। ठीक है, तो दो ऑक्सीजन लिए हमने। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा, तो एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन होंगे। हमने दो ऑक्सीजन लिए तो दो मैग्नीशियम लेना पड़ेगा, समझ रहा? तो इसलिए आएंगे यहाँ पे 2। ठीक है, तो दो ऑक्सीजन और दो मैग्नीशियम कंबाइन होकर बनाएंगे 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल। CaO हाँ, CO2 plus Water. H2O. H2O वाटर का था ना, H2 है वो। plus H water. ठीक, CaONH2। देखो कैल्शियम है अपने पास में, एक एज इट इज, एक ही प्रोडक्ट बनाना है, एक ही प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, कैल्शियम के साथ में ऑक्सीजन बाइंड है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता? 2 बॉन्ड बनाता। ठीक है, मतलब कैल्शियम भी 2 बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर हो गया? अभी न्यूट्रल है ना, उधर कोई चार्ज नहीं है कंपाउंड पे, इसलिए कैल्शियम भी 2 ही बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हटा के हमको यहाँ पे कुछ तो भी और जोड़ना है। तो तुम लोग ने अल्कोहल वाला कुछ ग्रुप सुने में, अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा रहता? फंक्शनल ग्रुप पढ़े ना हमने? इथेनॉल. तो फंक्शनल ग्रुप क्या रहता, उसमें क्या आया था? हम बोलते अल्कोहल है बोलते। इथेनॉल बोले कभी, तो इथेनॉल का अगर एग्जांपल देखें हम, तो ऐसा उसका फॉर्मूला रहता ना इथेनॉल का। तो क्या चीज स्पेशल है जिसकी वजह से हम उसको बोल रहे कि वो अल्कोहल है? हाइड्रोजन के 5 बॉन्ड क्या रहे? हाइड्रोजन के 5 बॉन्ड, फिर ये देखो 3. ये ग्रुप OH वो पूरा रहा, इसका मतलब ये है कि वो अल्कोहल। ठीक है, तो OH देखे ना, OH आता ना ऐसा, तो OH बनाना है हमको यहाँ पे। तो देखो 2 हाइड्रोजन है, एक और एक 2 ऑक्सीजन, तो कितने OH ग्रुप बनेंगे? 2 OH ग्रुप बनेंगे। तो एक कैल्शियम के साथ में हम 2 OH ग्रुप्स लगा देंगे। ठीक है, समझा? तो बना कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर हो गया? दोनों भी मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके हमने एक सिंगल मॉलिक्यूल ला लिया, इसलिए ये जो रिएक्शन हुई ये। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है कि नेक्स्ट है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये किस था ना? डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स बताओ। C12H22O11. हाँ, C12H22O11 ये किसका एग्जांपल है? नाम क्या है उसका? शुगर, ग्लूकोज। ठीक है, सॉरी ग्लूकोज नहीं, शुगर ही बोला जिसको। इसका फॉर्मूला तुमको आज बताऊंगा। C6 वाला रहा तो वो ग्लूकोज है। C12H22O11। ठीक है, तो इसमें से पहले पूरे कार्बन अलग कर दो, तोड़ दो कार्बन, हाइड्रोजन को तोड़ दो, ऑक्सीजन को तोड़ दो। ठीक है, तो कार्बन को तोड़ेंगे हम तो कितने कार्बन मिलेंगे? 1. ठीक है, इसके साथ में अब 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके बनाते क्या? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके बनाते क्या? हाँ, वाटर. वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके बनाते क्या? वाटर। तो वाटर बनाओ ना। अभी इसमें कितने बनेंगे? 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है। एक वाटर में कितने हाइड्रोजन रहते हैं? 5.5. एक वाटर में कितने हाइड्रोजन रहते हैं? 2 हाइड्रोजन रहते ना। एक वाटर मॉलिक्यूल में हाँ. 2 हाइड्रोजन रहते ना, तो यहाँ 22 हाइड्रोजन 11 वाटर मॉलिक्यूल्स। समझा क्या? 11 ऑक्सीजन आ गया, 11 दूनी 22 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, ये हो गया डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल और एक है क्या इसकी? हाउ. CaCO3. ये कैल्शियम कार्बोनेट चौक
चॉक। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को पहले तोड़ने का किसमें, क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में तोड़ ली, मतलब एक कैल्शियम चला गया और 3 में से एक ऑक्सीजन चला गया। तो अभी कितने ऑक्सीजन बचे? 2 ऑक्सीजन बचे ना। 2 ऑक्सीजन के साथ में एक और एक कार्बन बचे ना। तो क्या बना है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या? नेक्स्ट है ना है 2H2O। H2O हाँ 2H2O 2H2O है सिर्फ, 2 वाटर मॉलिक्यूल। 2 को छोड़ दो, वाटर मॉलिक्यूल। तुमको बोला गया कि वाटर मॉलिक्यूल्स में से एलिमेंट्स अलग अलग करो, तो कौन कौन से एलिमेंट्स अलग अलग होंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, होंगे ना। अब हाइड्रोजन ऐसा और ऑक्सीजन वैसा प्रेजेंट रहते क्या? मैंने अभी बोला कैसे प्रेजेंट रहते हो? वाटर की फॉर्म में। नहीं ऑक्साइड। नहीं, अभी बोला मैंने कैसे प्रेजेंट रहते। अरे हाँ, रुको हाँ। रुको रुको, ये अल्कोहल। H2 और O2 के फॉर्म में प्रेजेंट रहते। ऑक्सीजन ऐसा अकेला नहीं रहता, ऐसा बोला ना मैंने, O2 के फॉर्म में रहेगा। तो H2 मिलेगा और O2 मिलेगा। ठीक है, H2 और O2। अब 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, ये बैलेंस इक्वेशन है ही नहीं। बैलेंस इक्वेशन तो सबको 2 लगा दो, ये दोनों, ऑक्सीजन को नहीं। क्यों ऐसा? 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 इक्का 2 ऑक्सीजन। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। समझा? ऐसा। नेक्स्ट कौन सा है अभी? डिस्प्लेसमेंट। CuSO4 हाँ, प्लस Fe CuSO4 और Fe। मैंने क्या बोला था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो एलिमेंट रहेगा वो किसी कंपाउंड के एक पार्ट को हटा के उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसका रिएक्शन कैसा मिलेगा हमको? FeSO4 और Cu को अलग लात मार के अलग। ठीक है, समझा क्या? अब इसमें फेरस क्या है? हाईली रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। फेरस इज हाईली रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर। तो कॉपर को लात मारेंगे तो कॉपर उड़ के आ जाएगा। समझा? और फेरस जाके बाइंड हो जाएंगे किसको? सल्फेट को। ये है क्या? कॉपर सल्फेट। बना क्या? फेरस सल्फेट। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल। CuSO4 प्लस Pb प्लस Pb पीबी। पीबी बोले तो लेड। ठीक है, लीड या लेड, LEAD। सेम वैसे ही लेड इज हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, या लेस इज लेड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो लेड क्या करेगा? वैसे ही लात मारेगा कॉपर को और कॉपर आके गिर जाएगा। ठीक है, गिर गया। और जो पीबी है वो सल्फेट के साथ में बाइंड हो जाएगा और बनाएगा। क्लियर हुआ? लेड सल्फेट। कॉपर सल्फेट से बना लेड सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट। अब है सीधा डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, CaCO3 प्लस हाँ, Ca CO3 प्लस हीट। प्लस हीट। ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट में ये कैसा आ रहा? इंडोथर्मिक रिएक्शन। अरे हाँ, इंडोथर्मिक The रिएक्शन। double डबल डिस्प्लेसमेंट में ये नहीं आता। ये कहाँ आएगा? कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ आएगा डिकम्पोजिशन में। इसमें फिर उसको नहीं एग्जाम्पल ही नहीं है उसको नहीं है। बना। ठीक है, मैं बोलूँ। देखो अपने पास में क्या है? फेरस सल्फेट है समझो, और इसके साथ में हम क्या लगा रहे? AgCl। अच्छा, कल हमने एक एग्जांपल देखे थे। मैंने क्या बोला था? वो कोनिकल फ्लास्क और उसमें टेस्ट ट्यूब बोला था ना। तो वो एग्जांपल बोलो मेरे कौन सी है? तो क्या?
सिल्वर सिल्वर का आयोडाइड सिल्वर Iodide. नाइट्रेट सोल्यूशन का सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड। तो वो एग्जांपल ले लो इसकी जगह, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये वाला जो मॉलिक्यूल है सोडियम जो अर्जिनाइन है मतलब सिल्वर, उसकी जगह लेंगे और अर्जिनाइन सोडियम की जगह पे आएंगे, समझा। तो क्या बनाएंगे, Na इधर आएंगे तो NaNO3 और Ag इधर आएंगा तो सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। क्लियर हुआ, समझा क्या। सोडियम क्लोराइड का एक पार्ट सोडियम वो निकल के सिल्वर को लात मारेगा तो सिल्वर क्या करेगा, उड़ के इसकी जगह पे आके गिर लेंगे, समझा। और सोडियम फिर इसकी जगह ले लेंगे, ये चला गया यहाँ से। तो सोडियम इधर आ गया तो नाइट्रेट के साथ में सोडियम और क्लोरीन यहाँ है तो उसके साथ में Ag9 मतलब सिल्वर, ठीक है, समझा क्या। इसके अलावा ये तो 4 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ये 4 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। 4 टाइप के रिएक्शंस होंगे बस। अब 2 टाइप के रिएक्शंस और हैं जो हीट पे डिपेंड है। किस पे, हीट पे डिपेंड है। अब हीट पे डिपेंड है तो हीट कभी या तो एब्जॉर्ब होंगी या तो रिलीज होंगी, ठीक है। हीट या तो एब्जॉर्ब होंगी या फिर रिलीज होंगी, समझ रहे। तो अगर रिएक्टेंट ठंडे हैं और प्रोडक्ट बनने के बाद में वो गर्म हो गए, समझना। रिएक्टेंट ठंडे हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद में जो प्रोडक्ट है वो गर्म हो गया, तुमने कुछ नहीं करे थे, मतलब बर्नर वैसा टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किए थे। रिएक्टेंट अभी ठंडे है और वो बनने के बाद में गर्म हो गए, तो गर्म हो गए प्रोडक्ट अगर गर्म हुए मतलब रिएक्टेंट ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किए। तो एब्जॉर्ब किए इसलिए उसको बोलने का एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कौन सा रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल अपने पास में ये है, कैल्शियम कार्बोनेट अगर ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा तो बनाएगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हीट को एब्जॉर्ब कर रहा, समझ रहा। एंडोथर्मिक रिएक्शन की वजह से एक खास बात मैं तुमको ये बताता, कैसे पहचानेंगे तुम, कैसा पहचानेंगे। हीट या तो रिएक्टेंट्स में रहना एरो से पहले एक केस, या एरो के ऊपर रहना, ठीक है। एरो के ऊपर वो ट्रायंगल बताया था ना मैंने कल, तो वो हाँ डेल्टा, तो वो रहना, या फिर रिएक्टेंट में हीट लिखी हुई रहनी, ठीक है। डेल्टा मतलब हीट, हाँ डेल्टा का मतलब हीट, ठीक है। ये 2 केसेस। तीसरा केस, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट में तुमको यहाँ पे एरो दिख रहा है ऐसा, ठीक है, या हीट लिख के एरो डाउनवर्ड है, वैसा हमेशा नहीं आता, कभी कभी आता। आगे प्रोडक्ट में हीट लिख के एरो डाउन है, डाउनवर्ड एरो है, तो वो भी एंडोथर्मिक रहेगी। और रिएक्टेंट में एरो ऊपर भी रहेगा। रिएक्टेंट में एरो ही नहीं देंगे पहली बार, देते नहीं। रिएक्टेंट में हीट के साथ में एरो नहीं आएंगे, सिर्फ एरो आता ना, नहीं, सिर्फ एरो ऐसा आएगा रिएक्शन में, रिएक्टेंट में एरो कभी नहीं आएगा, समझा। इसके बाद है दूसरी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक के मीनिंग क्या, जैसा ये एक्सो, ये क्या हुआ, कुछ भी लिखता तुम लोग। हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या किए थे हमने, वाटर हीट को एब्जॉर्ब किया। अब एक्सोथर्मिक में हीट को रिलीज करने का, समझा क्या। एक्सोथर्मिक में हीट को रिलीज, एंडोथर्मिक में हीट को एब्जॉर्ब। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। इसका बिल्कुल उल्टा एग्जाम्पल बोलो इसकी, जो एक्सोथर्मिक, हाँ CaO प्लस H2O, ये बनाएगा क्या, देखे ना हमने रिएक्शन थे, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझा क्या बना रहा वो,
कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा, और यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखा आएगा हीट, एरो के राइट में, प्रोडक्ट के राइट में, ठीक है, समझ रहा? प्रोडक्ट के राइट में हीट लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट निकल के गई। हीट अगर रिलीज हुई तो वो प्रोसेस कौन सा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। समझा? क्लियर हो गए दोनों प्रोसेस क्या है? व्हाट इज एंडोथर्मिक? मतलब हीट एब्जॉर्ब होना, प्रोसेस इन विच हीट इज Absorbing. absorbing. And what is exothermic? इन विच Process in which heat is रिलीज। releasing. ठीक है, समझा? जिस प्रोसेस में या जिस केमिकल रिएक्शन में, देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसको बोलने का एंडोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज हो रही है उसको बोलने का एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, a reaction or a chemical reaction in which heat is absorbing, it is it is endothermic. और exothermic में a reaction or a chemical reaction in which heat is releasing, it is exothermic. ठीक है, एंडोथर्मिक में हीट हमेशा रिएक्टेंट में आएगा, एक्सोथर्मिक में हीट हमेशा प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट में आने के बाद हीट का भी यहाँ पे ऐसा एरो रहा तो ये एक्सोथर्मिक है, और अगर हीट के साथ डाउनवर्ड है तो वो एंडोथर्मिक। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें यानी